हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 18 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है सोनभद्र, सी है प्रयागराज और डी है गोंडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिया। राष्ट्रपति ने सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। तो दोस्तों, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, वो सोनभद्र के दौरे पर गए हुए थे। और कब गए थे? तो 14 मार्च को उनका सोनभद्र में दौरा था। और सोनभद्र में साथ ही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो वो भी वहाँ पर गए हुए थे। और दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में कई घोषणाएं की, जैसे कि वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की उन्होंने घोषणा की है। और उन्होंने जो सोनभद्र जिले के जो आदिवासी छात्र हैं उनके लिए इंटरमीडिएट के बाद उच्च शिक्षा का जो भी खर्च होगा उसका वहन राज्य सरकार करेगी, ये भी उन्होंने घोषणा की है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस समागम के जो मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो रामनाथ कोविंद जो हैं वो इस समागम के मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने भाग लिया था। अब दोस्तों, सोनभद्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर कई सारे इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन है, तो इस वजह से इसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, सोनभद्र प्रदेश में सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल वाला जिला है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सोनभद्र की अगर प्रमुख नदियाँ देखें तो सोन नदी और रिहंद नदी, ये सोनभद्र की प्रमुख नदियाँ हैं। और दोस्तों, सोनभद्र में कई सारे बांध हैं। कौन कौन से बांध हैं? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, ये सोनभद्र में है और इसे 1961 में स्थापित किया गया था। और दोस्तों, सोनभद्र में है कन्हार बांध, दुद्धी बांध, नेवाड़ी बांध, औरा बांध और ओबरा बांध, ये सोनभद्र के प्रमुख बांध हैं। और दोस्तों, सोनभद्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो कि 4 राज्यों की सीमा को टच करता है, तो वो कौन सा है? तो वो सोनभद्र है और ये 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। तो राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश। तो इन 4 राज्यों की सीमा को सोनभद्र टच करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, सोनभद्र का एक जिला एक उत्पाद अगर देखा जाए तो कालीन सोनभद्र का एक जिला एक उत्पाद है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोनभद्र से रिलेटेड याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन नंबर ए है PK सिन्हा, बी है राहुल सचदेवा, सी है अनिल त्यागी और डी है प्रमोद सिन्हा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, PK सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार PK सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है। पिछले साल सितंबर के महीने में PK सिन्हा को PM मोदी का प्रमुख सलाहकार बनाया गया था। इससे पहले PK सिन्हा 4 साल तक कैबिनेट सचिव के पद पर रहे थे। और ये जो PK सिन्हा हैं ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। तो दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद में रखना है कि जो PK सिन्हा हैं इन्होंने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये प्रमुख सलाहकार थे और उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी थे। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं PK सिन्हा जिन्होंने अभी हाल ही में प्रमुख सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है,
मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दूसरे चरण के लिए जेवर में कितने हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए है 1100, बी है 1245, सी है 1365 और डी है 1475। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1365 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे चरण के लिए जेवर में 1365 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण और ग्रीनफील्ड परियोजना के विस्तार से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए 2,890 करोड़ रुपए के खर्च को भी मंजूरी दी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाया जा रहा है तो उसके दूसरे चरण के लिए 1365 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और दोस्तों ये जो नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम क्या था? जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लेकिन इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है और अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम कर दिया गया है। जेवर शब्द जो है वो हटा दिया गया है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में विभिन्न जातियों के लिए सभी पदों पर आरक्षण के लिए किस वर्ष को बेस ईयर के रूप में माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 1995, बी है 2010, सी है 2019 और डी है 2015। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 2015। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में विभिन्न जातियों के लिए सभी पदों पर आरक्षण के लिए 2015 को बेस ईयर के रूप में माना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें पंचायत चुनावों के लिए पदों को आरक्षित करने के लिए 1995 को आधार वर्ष के रूप में माना गया था। तो दोस्तों प्रदेश में अभी हाल ही में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसके लिए जो सीट निर्धारित की जाती हैं आरक्षित सीटें, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1995 को आधार वर्ष माना था और उसी के आधार पर यह तय किया था कि किस क्षेत्र में किस सीट को निर्धारित किया जाए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस आदेश को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट ने ये कहा कि 2015 को बेस ईयर के रूप में मानकर सीट आरक्षित करनी है। ठीक है, तो अब जो है हाई कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य कैबिनेट ने 2015 के आरक्षण पर आधार पर आरक्षण प्रणाली को लागू करने का फैसला ले लिया है। ठीक है, तो अब जो ये आरक्षित सीट की जाएगी तो वो 2015 के वर्ष को आधार मानकर सीट आरक्षित की जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है 2015। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 2015 के आधार पर आरक्षण प्रणाली लागू किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो 404 उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो 100 विधान परिषद की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सारस या क्रॉन्च उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो पलाश उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो बुक्सा, थारू, राजी और जौनसारी, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो गंगा है, यमुना है, गोमती, चंबल, सोन और घाघरा, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राष्ट्रीय उद्यान से पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के नृत्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के अगर लोक नृत्य देखें तो रासलीला, रामलीला, ख्याल नृत्य, नौटंकी, स्वांग नृत्य और चरकुला, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अच्छे से याद रखनी है।
और जब भी उत्तर प्रदेश की बात आती है तो ये सारी चीज़ें हम आपको रिवाइज कराते हैं ताकि आपको अच्छे से याद बनी रहें। अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्न में से कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, बी है बीजिंग, सी है वॉशिंगटन डीसी और डी है टोक्यो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 22 भारत में से हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में चुनिंदा 106 देशों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। दिल्ली दुनिया के 10वें सबसे प्रदूषित शहर और शीर्ष प्रदूषित राजधानी के रूप में पहले स्थान पर है। पहले एवं दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश पहले स्थान पर और पाकिस्तान दूसरे स्थान पर सबसे प्रदूषित देश है। और ये जो रिपोर्ट जारी की है, तो ये रिपोर्ट जारी किसने की है? तो IQ एयर ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसके अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। और वहीं अगर सबसे जो दिल्ली है, अगर प्रदूषित शहरों की अगर बात की जाए तो दिल्ली 10वें नंबर पर आता है अगर सबसे प्रदूषित शहर देखा जाए तो, और अगर राजधानी देखा जाए तो दिल्ली पहले स्थान पर आता है। और दोस्तों जो भारत है वो दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और फर्स्ट और सेकंड देश भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब दोस्तों अगर भारत में जो प्रदूषण का कारण है वो क्या है, तो अगर वो देखा जाए तो ये जो वाहन चलते हैं इसकी वजह से प्रदूषण होता है, और जो खाना पकाने के लिए बायोमास गैस होती है उसकी वजह से प्रदूषण होता है, और जो उद्योग हैं कल कारखाने हैं इस वजह से भारत में प्रदूषण होता है। तो ये प्रमुख कारण हैं। और बिजली उत्पादन है, उद्योग निर्माण है, अपशिष्ट जलाना है, और इसके साथ ही एपिसोडिक कृषि जलाना, ये सारे जो कारण हैं ये भारत में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शन नंबर ए है विश्व आर्थिक मंच, बी है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, सी है विश्व बैंक और डी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। हाल ही में IRENA, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, द्वारा वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य में रिन्यूएबल पावर, ग्रीन हाइड्रोजन एवं मॉडर्न बायो एनर्जी ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होंगे। इसमें बताया गया कि एनर्जी ट्रांजिशन के लिए तकनीक और नवाचार की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट, और इसे जारी किसने किया है? तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? ऑप्शन नंबर ए है धनलक्ष्मी, बी है हिमा दास, सी है दुती चंद और डी है PT ऊषा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए धनलक्ष्मी। पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। धनलक्ष्मी ने फाइनल की दौड़ में 11:39 सेकेंड के समय में पूरा किया और पहले स्थान पर रहीं। और वहीं अगर दूसरे स्थान पर देखा जाए तो दुती चंद दूसरे स्थान पर रहीं और उन्होंने 11:58 सेकेंड के समय में इस दौड़ को पूरा किया, जबकि युवा हिमा दास जो धाविका हैं वो गलत शुरुआत की वजह से इस दौड़ से बाहर हो गई। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो पटियाला में 24वें फेडरेशन कप की दौड़ चल रही थी, तो 100 मीटर की रेस में धनलक्ष्मी जो है वो पहले स्थान पर रही हैं और दूसरे स्थान पर रही हैं दुती चंद, जबकि जो हिमा दास हैं उन्होंने गलत शुरुआत की वजह से दौड़ से उन्हें बाहर कर दिया गया और उन्होंने दौड़ में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहले स्थान पर कौन है? धनलक्ष्मी। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं धाविका धनलक्ष्मी जो कि पहले स्थान पर रही हैं। अगला क्वेश्चन है,
संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? ऑप्शन नंबर ए है 14 वर्ष, बी है 15 वर्ष, सी है 16 वर्ष और डी है 17 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष। संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की सिफारिश की है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट को राज्यसभा में सौंपी। इसमें कहा गया कि पॉक्सो एक्ट में बड़ी संख्या में ऐसे मामले थे जहां अपराधियों की उम्र कम थी, लिहाजा यह बेहद आवश्यक है कि इन प्रावधानों पर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि ऐसे अपराधों में ज़्यादा नाबालिग बच्चे पकड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जो पॉक्सो एक्ट है उसके तहत किशोरों की उम्र 18 वर्ष थी, लेकिन अब इसे जो है 16 साल करने की सिफारिश की गई है। और किसने की है? तो कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी समिति ने इस रिपोर्ट को राज्यसभा को सौंपा है। ठीक है, तो अब ये उम्र 18 से घटा करके 16 साल करने की सिफारिश की गई है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है M.A. गणपति, बी है S.S. देसवाल, सी है कुलदीप सिंह और डी है शिव कुमारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए M.A. गणपति। 16 मार्च 2021 को वरिष्ठ IPS अधिकारी M.A. गणपति और कुलदीप सिंह को क्रमशः राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अब दोस्तों दोनों नाम आपको याद में रखने हैं कि जो M.A. गणपति हैं इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, और जो कुलदीप सिंह हैं इन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड कैडर के दोस्तों यहाँ पर कैडर है, उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी गणपति वर्तमान में DG ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी हैं, यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में ये DG के पद पर हैं वर्तमान में। और पश्चिम बंगाल कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी कुलदीप सिंह वर्तमान में स्पेशल DG CRPF, यानी CRPF के वो वर्तमान में स्पेशल DG हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो IPS अधिकारी M.A. गणपति हैं उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, और जो कुलदीप सिंह हैं उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु, बी है चेन्नई, सी है नई दिल्ली और डी है हैदराबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने घोषणा की है कि 21 से 31 मई 2021 तक नई दिल्ली भारत द्वारा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी की जाएगी। यह 2021 में आयोजित होने वाला एशिया का पहला मुक्केबाजी टूर्नामेंट होगा। चैंपियनशिप जो पहले 2020 में होने वाली थी, लेकिन महामारी के कारण 2021 तक स्थगित कर दी गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि एशिया का पहला मुक्केबाजी ये टूर्नामेंट होगा, और ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो भारत में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और कब किया जाएगा? तो 21 से लेकर के 31 मई 2021 तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे 18 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष की सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर जिसका ए करेक्ट था 943 वृक्ष, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सऊदी अरब, बी है भारत, सी है पाकिस्तान और डी है तुर्की। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।